नमस्कार। चिंतन में मैं आज चर्चा करना चाह रहा हूँ जो पीछे जो 2024 के चुनाव में जो मुद्दा हावी रहा है उस मुद्दा की बात कर रहा हूँ कि 2024 में सत्ता पक्ष में और विपक्ष में एनडीए गठबंधन के बीच में वास्तविक मुद्दा क्या था जिस पर जनता ने वोट किया होगा, और उसके बाद जो नतीजा आया वो तो आपके सामने है, सबके सामने है। लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि सत्ता पक्ष में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वह धर्म का मुद्दा था। सत्ता पक्ष में जितने भी घटक दल है सभी एक ही मुद्दा पे जाके टिक गया, वह धर्म का मुद्दा था, वह धर्म का मुद्दा है। और एनडीए का मुद्दा था प्रमुख, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह एक नारा या गीत आपको हर क्षेत्र में दिखाई पड़ा होगा। जितने भी गीतकार थे इस मुद्दे पे, इस नारा पे, इस गीत पे बहुत जोर दे करके जनता को समझाने का कोशिश किया और राम के तरफ मोड़ने का प्रयास किया, और इसका परिणाम भी सत्ता पक्ष को आया, जो आज 300 से ऊपर सीट गठबंधन में लेकर के सरकार बनाने का काम किया। इसका उलट इंडिया गठबंधन ने प्रमुख मुद्दा क्या दिया? उनका प्रमुख मुद्दा था 1000 रुपया महिला को, युवा का नौकरी, मजदूर को 400 रुपये झाड़ी और किसान को एमएसपी। ये प्रमुख 4 मुद्दा को लेकर के इंडिया गठबंधन ने जनता के बीच में जाने का काम किया। लेकिन ये चारों मुद्दा सही ढंग से जनता के बीच में पहुंच नहीं सका, और प्रमुख रूप से जो मुद्दा था, ये चारों मुद्दा से अलग संविधान का मुद्दा विपक्ष को ज्यादा काम आया। संविधान को मुद्दे पर विपक्ष ने बहुत जोर दिया, और इसके अलावा एनडीए धर्म के मुद्दा था, और इनका प्रचार तंत्र बहुत बड़ा था। बल्कि मीडिया में एनडीए का पकड़ ज्यादा था, और जितना मीडिया है ये सत्ताधारी पार्टी के पास रहता ही स्वाभाविक है। लेकिन इस चुनाव में जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से मीडिया
शायद एक तरफ सत्ताधारी पार्टी को ज्यादा गुणगान करती है, जबकि मीडिया का काम है जनता को आवाज उठाना, जनता की समस्या को सरकार के पास देना। लेकिन ऐसा मीडिया 2024 के चुनाव में नहीं किया। अब मोदी जी का एक नारा था जोरदार तरीके से, इसके अलावा 400 पार, 400 पार का नारा मोदी जी का काम आया। जैसे इंडिया गठबंधन को संविधान के मुद्दा काम आया और एनडीए गठबंधन को 400 पार वाला मुद्दा काम आया। अगर 400 पार और जो राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे, ये दो धर्म का मुद्दा नहीं होता तो शायद सत्ता मोदी जी के हाथ में नहीं रहता। बशर्ते आपने जितना युवा था वह मोदी सरकार से नाराज था, नौकरी के मुद्दे पे और पेपर लीक के मुद्दे पर युवा नाराज था, मजदूर को सही 300 रुपए झाड़ी, यह मजदूर भी नाराज था और किसान नाराज था ही। जो आपने देखा दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर किसान किस तरह से इस मांग को लेकर के डटा रहा, तो यह मुद्दा विपक्ष के पास था और महिलाओं के लिए 1000 रुपया प्रति माह घोषणा किया गया। लेकिन यह मुद्दा जमीनी स्तर पर नहीं जा पाया। दूसरी बात थी जो आज इंडिया गठबंधन सोच रही होगी कि अगर जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था वह इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र होता तो शायद आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती, क्योंकि गठबंधन जितने भी दल था वह अपने अपने तरफ से घोषणाएं कर रही थी। बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र अलग और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र अलग। तो कहीं ना कहीं ऐसा खिचड़ी हो गया कि आम जनता तक, साधारण जनता तक वास्तविक रूप से कांग्रेस की घोषणा पत्र पहुंच नहीं पाया या गठबंधन दल उसको पहुंचाने का कोशिश नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठा है और सत्ता पक्ष ये दो मुद्दा को लेकर के आज सरकार में है। अब देखिए कि इतना मुद्दा इंडिया गठबंधन के पास रहने के बावजूद भी आज मोदी सरकार सत्ता में तीसरी बार आए हैं। इसका ज्यादातर कारण है कि महिलाएं और 5 किलो अनाज का जो मुद्दा है
वो भी मोदी जी के लिए काम आया। 5 किलो अनाज से प्रभावित ज्यादातर महिलाएं और धर्म से भी ज्यादा प्रभावित महिलाएं होती, इसलिए ज्यादातर महिलाएं के वोट अभी तक सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के पास जाता है और गया। अगर महिलाएं के वोट नहीं गया होता तो शायद आज बीजेपी गठबंधन सत्ता में नहीं रहती। दूसरी बात कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से गठबंधन करने में विलंब किया और गठबंधन में जो कमी दिखाई पड़ा, नीतीश कुमार को पलटने के बाद, तो समझिए कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से छत विक्षत हो गया। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज बीजेपी विपक्ष में बैठती और इंडिया गठबंधन सत्ता में रहता। लेकिन जो सत्ता में आ जाता है, सरकार बना लेता है, तो वह गठबंधन टिक जाती है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन विपक्ष में थी और सत्ता से बाहर हो गई, तो क्या इंडिया गठबंधन को कायम रख सकती है? इस पर भी शंका है, क्योंकि दिल्ली में आपने देखा कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया। हो सकता है कि दूसरे राज्य में भी यही नौबत आए कि गठबंधन टूट सकता है। वास्तव में तो यही हम कहेंगे कि यह गठबंधन केवल लोकसभा के लिए था, राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए यह गठबंधन नहीं था। तो दोनों गठबंधन का उद्देश्य अलग अलग था। वह लोकसभा के लिए गठबंधन था। अगर इंडिया गठबंधन, अगर विधानसभा में भी गठबंधन इसी प्रकार रखेगी तो हो न हो कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान भी हो सकता है और कहीं कहीं फायदा भी हो सकता है। लेकिन हमें इंडिया गठबंधन के ऊपर संदेह है कि वह अपना गठबंधन को कायम रखेगा या नहीं। अखिलेश प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार सत्ता में वापसी के तरफ जा रहे हैं, अब विधानसभा में क्या वह सत्ता के तरफ जा सकते हैं, जाएंगे? और क्या गठबंधन कायम रहेगी? क्या मायावती सुस्त रहेगी? इस सब पर शंका है। इसलिए थोड़ा सा झलक आपको उपचुनाव, जो 10 सीटों का उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इससे भी आगे विधानसभा पर इसका असर देखा जा सकता है। क्योंकि इस समय मायावती फिर अपने रूप में आकर के
अपने पार्टी को जगा करके और कुछ दलों को अपने पास ला करके पुनः खड़ा होने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता मायावती के ऊपर कितना विश्वास करेगी, यह अब सोचने का विषय है। लेकिन चुनाव खत्म हो गया, बीजेपी की सत्ता बन गई और इंडिया गठबंधन सत्ता से बाहर है। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आया, जिस तरह से परिणाम आया, उससे इंडिया गठबंधन का हौसला बढ़ा है और लोकसभा में यह दिखाई भी पड़ता है। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने अपना जलवा को दिखाने का भी काम कर रहा है। आगे देखते रहिए क्या होता है और आगे जो राज्य में चुनाव है उसका परिणाम क्या होगा, आगे आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे और इस पर हम चिंतन मनन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।